राइट डाउन द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। पहला क्वेश्चन तो ये उठाओ। बुद्धिज्म और जैनिज्म के विकास क्यों संभव हुआ? डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कैसे हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस थे? इसके बाद इनका पतन को भी देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इनका पतन कैसे हुआ। ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, मेंस में ये तीनों क्वेश्चंस थे। बाकी जो जनरल पढ़ रहे हैं, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, भूमि स्पर्श क्या है, वो सारा तो देखेंगे। इसके बाद इसी बुद्धिज्म के बाद देखेंगे तो महाजनपद काल, और वहाँ पर एक मगध मैंने बता दिया जो टॉपिक है, सीधा उस टॉपिक का ही वो जो क्वेश्चन है उसको आप प्रिपेयर करें, सफिशिएंट है वो। पर बुद्धिज्म के बाद का अगर इंडियन हिस्ट्री का डेवलपमेंट देखते हैं, बुद्धिज्म के बाद का विकास देखेंगे तो क्या होते हैं, हमारे भारत में बाहर से लोग आते हैं, कुषाण, शाका, ये सारे आते हैं ना, शक, कुषाण वगैरह। तो ये जो कुषाण वगैरह जब आते हैं तो कुषाण के साथ साथ भारत में क्या आता है, कला संस्कृति का प्रारंभ होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कुषाण के साथ। और यहाँ से इंडियन आर्ट फॉर्म और कल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है, का विकास होता है। और इसी आर्ट फॉर्म कल्चरल डेवलपमेंट को देखेंगे तो इसी को देखते हुए एक बड़ा अच्छा वो भी है, मैं अक्सर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो यहीं से स्टार्ट भी करता हूँ। ये बड़ा अच्छा एक लाइन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, मिट गई सारी हस्ती ना मिटा गुलिस्ता हमारा। सो जितने भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इंडिया के थे, जितने भी साथ में थे, मेसोपोटामियन, सुमेरियन, वो सारे खत्म हो गए, लेकिन क्या हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन बना रहा। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्यों हुआ ये पॉसिबल? मिट गई सारी हस्ती पर हमारा नहीं मिटा, राजाओं का संरक्षण। अच्छा ठीक है, चलो नहीं ठीक है। वेरी गुड। हमारे यहाँ क्या था, सबको इंक्लूड किया, इंटीग्रेट करके हम हर संस्कृति को, पर संस्कृति का ग्रहण कर उसको भी अपनी संस्कृति में ढाल लिए। जो हम लोग ने यूनिफिकेशन किया, कि इंटीग्रेशन किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। चालू तो यहाँ से किए थे, गौतम बुद्ध से चालू किए थे तो स्तूप था, पता चला कि नहीं इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो मंदिर बन जाएगा, बोले इसी को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, गुम्बद बन जाएगा। तो यही कभी स्तूप हुआ करता था, यही कभी मंदिर बना, और बाद में इसी से हमने क्या बना दिया, गुम्बद बना दिया। आर्ट फॉर्म को हम लिए पर अपने आर्ट फॉर्म को कहीं बदले नहीं, सबको इंक्लूड करते गए। और यही है इंडिया, यही इंडिया की डाइवर्सिटी है, और ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री वो नहीं है जो पढ़ रहे हो आप, ये है हिस्ट्री, और आंसर को इस तरह से लेके जाना है। ठीक है, तो लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो। मैं इमोशनल हो गया, लिखो क्वेश्चन। ठीक है। एक्सप्लेन द कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिज्म, ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम बुद्धिज्म टिल गुप्ता एज। भारत में सांस्कृतिक विकास बुद्धिज्म से लेकर गुप्त काल तक समझाइए। बुद्धिज्म से गुप्त काल तक किस तरह से भारत में सांस्कृतिक विकास हुआ, उसको बताना है। ठीक है, और यहां पर फिर क्या होगा, आपका तीनों आर्ट फॉर्म को आप पढ़ सकते हैं। आर्ट में हुआ, धर्मों में हुआ विकास, ठीक है। और जब हम लोग संस्कृति बोलते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन में अगर आपको कल्चर मिलता है, ये वर्ड संस्कृति वर्ड, या तो इस कल्चर शब्द को पढ़ते ही आपको दिमाग में 4-5 चीज क्लिक करना चाहिए। जब भी संस्कृति, सभ्यता का निर्माण, ये सब वर्ड आता है तो आपको याद रखना कि आपके आंसर को आपको कैसे बड़ा करना है। और ये हमेशा दिखेगा किसमें, बड़े क्वेश्चन में, 10 और 15 मार्क्स में, ठीक है। और इसमें आपको 3-4-5 चीज़ें इंक्लूड करके चलना है। पहली बात, जब भी कल्चर बोल दिया, आप अपने मन में बना लो कि मैं यहाँ पर डेफिनेटली क्या लिखूंगा, कला के बारे में लिखूंगा। तो एक पॉइंट आपका आर्ट डेफिनेटली होगा। स्थापत्य के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में। कहीं ना कहीं भारत में तो हमेशा धर्म का विकास होता है। आजकल नया धर्म बना है नमो, ठीक है, भक्ति बोल रहे हैं मेरे ख्याल से।
देखो यार यूट्यूब वाले बुरा मत माना करो, मैं मस्ती करते रहता हूँ। बोले सर फिर आप क्या हो? तो दूसरा वाला वर्ड बहुत गंदा लगता है, भक्त तो कहलाना ठीक है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड नहीं हूँ वैसे तो आर्किटेक्चर, आर्ट और क्या था यार वो भक्ति आ रहा है, रिलीजन, भक्त हो गया तो रिलीजन ना, रिलीजन, लिटरेचर, ठीक है। और इसके साथ साथ हो सकता है डांस और ड्रामा का भी, मतलब कहीं पर म्यूजिक स्टार्ट हुआ होगा। तो देखो क्वेश्चन देखते ही आप कितना इसको ओपन कर सकते हो, आइडिया ये होना चाहिए। पहले मैं आपको ब्रेन खुलेगा अभी, टॉपिक के अंदर क्या छुपा है और हमको कैसे निकालना है। पहले ब्रेन को अपन ओपन करते हैं, फिर लिखेंगे, देखना सारा आंसर परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, लिटरेचर और जितने भी हैं सारे के सारे क्लियर। तो कल्चर, जब भी ये वर्ड देखोगे, सभ्यता, तो याद रखना ये इसको क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में। एग्जाम में होता है ना कि क्वेश्चन आया फिर सोचने बैठते हैं, आपका पहले से फ्रेम होना चाहिए कि सभ्यता, अगर कला के बारे में या कल्चर वर्ड यूज़ कर दिया उसने, संस्कृति, तो फिर संस्कृति दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। अब इस समय अगर देखोगे आप लोग कहाँ से, बुद्धिज्म से लेकर गुप्ता एज तक, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स बनाए गए, लिखे गए हैं बुद्ध से संबंधित, चाहे बुद्ध चरित्र की बात करो, किसी के बारे में बात करो, ठीक है। कुषाण एज में भी बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग लिटरेचर्स आए, देखेंगे हम लोग भी सारा देखेंगे, ठीक है। उसमें परेशानी नहीं होगा। धर्म में क्या होता था, यहाँ पर बुद्धिज़्म भी देख रहे हैं हम लोग, जैनिज़्म भी देखे, फिर हिंदुज़्म स्टार्ट हुआ। और दक्षिण भारत में इसी समय अगर देखेंगे 6वीं 7वीं शताब्दी में, तो वहाँ पर क्या चालू हुआ, शैव और वैष्णव धर्म चालू हुआ। और वही आगे चलकर क्या बनेगा, भक्ति काल का वही से प्रारंभ होगा, उसी से, ठीक है। तो देखो हमको दोनों भारत को देखना है, कभी भी क्वेश्चन को पिक करके बस ऊपर का लिख दिया नीचे का छोड़ दिया नहीं, भारत पूरा था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि टॉपिक के साथ साथ क्या छुपा हुआ है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। उसके बाद क्या है अगला टॉपिक, मौर्य का। यहाँ पर देखो मौर्य में सीधा क्या लिख दिया है, मौर्य में राजा वजह लिखा ही नहीं है, सीधा लिख दिया मौर्य पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था। मतलब पूछ क्या रहा है, एक वर्ड में अगर पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है टॉपिक, अर्थशास्त्र पढ़ के आओ। आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए, तो लिखो राइट अ नोट ऑन अर्थशास्त्र, टॉपिक लिखिए, मतलब क्वेश्चन लिखिए। मेरे ख्याल से टॉपिक दिया भी होगा लेकिन लिख लो, अगर नहीं लिखाया होगा तो। लिखा है तो अर्थशास्त्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस को वो बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट ज़्यादा किस तरह से पढ़ना है सिलेबस को, पहले उसको समझो। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या बता रहे हैं, राजनीति के बारे में क्या क्या चल रहा है, प्रशासन, सप्तांग, इसके साथ साथ हाँ अर्थशास्त्र किताब जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है ना, 3 पार्टों में बटा हुआ है। टोटल 180 किताब की बुक वो है, कंपाइल्ड है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक में क्या है, राजा का कैसे संबंध होना चाहिए, 2 अलग अलग देश के बारे में, ठीक है। और अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों की किताब है। मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसके बारे में पूरा कराऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र से संबंधित जहाँ पर चीज़ों को देखना है। और जो क्वेश्चन है वो आपको क्या है कि अर्थशास्त्र का आज के समय में क्या रिलेवेंस है। जो क्वेश्चन मैंने अपने उसमें दिया है शीट्स में, आपको शीट्स नहीं मिली, शीट्स को भी रखो हाथ में। पहले सिलेबस को समझना अच्छे से कि कैसे हिडन है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। देखो इसका सिलेबस ने कितना अच्छा टर्न ले लेते हैं। वहाँ पर सुंग को पूछते हैं, सातवाहन को पूछते हैं और बीच में सारे एम्पायर को खत्म कर देते हैं। वो सुंग को इसलिए वहाँ पर डालते हैं क्योंकि ब्राह्मणिकल का फिर से उदय होता है, ब्राह्मणवाद का। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस को कल्चर से दबा कर ही रखे हुए हैं। राजाओं की स्टोरी ज़्यादा वो जानना चाहते हैं कि इनमें आपका कितना कमांड है। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन भी आप उठा के देखो पिछले साल का, कहीं ना कहीं वहाँ पर झुकाव है उसके, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना। फिर सातवाहन को क्यों दिया गया है, कोई बताएगा? सातवाहन तो ठीक है वो चल रहा है, लेकिन सातवाहन में भी आपका क्या है, और साथ साथ ये वो तो आ गया। और साथ में साथ क्या हो रहा है, अब नीचे रॉक कट केव्स बनने प्रारंभ होंगे। राष्ट्रकूट से होते हैं लेकिन यहाँ से धीरे धीरे चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सीधा गुप्ता में आ गया। गुप्ता में आने का सीधा सीधा क्या बता रहा है कि आपको कल्चर को पढ़ना है। मेंस का सिलेबस का डिमांड है कि कल्चर को अच्छे से पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट 10-12 राजा हैं उनको तैयार कर लेना, और आपका मेंस का यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगा।
और देखो गुप्ता को फिर पूरा एक्सपेंड कर दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पर था। गुप्ता एम्पायर, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, पूरा डाल दिया वहाँ पर एक साथ, और हल्का सा टच दे दिया वकाटक का, ताकि आप क्या बताओ ये एलोरा और अजंता की गुफाओं के बारे में भी पढ़ो। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के थ्रू अगर हम उसको पढ़ेंगे हिस्ट्री को तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और बाकी हिस्ट्री आप प्री में पढ़े हो वही पूछा जाएगा 2 और 4 मार्क्स में। पर मेजर क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके सिलेबस बता रहा है कि आपको कहाँ पर फोकस करके रखना है। ठीक है मुकेश, क्लियर हो रहा है? इसके बाद देखते हैं हम लोग दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख डायनेस्टीज, तो उसमें वही है आपके पता ही होगा, पांड्या, चोल, ठीक है, पल्लव। तो पल्लव सबसे इंपॉर्टेंट इनमें, पल्लव और चोल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। पल्लव आपके इंडियन, अगर हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो पल्लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं, क्योंकि मंदिर कला को अगर देखेंगे, जब मंदिर कला गुप्त में देखेंगे नागर, तो पल्लव में कौन से होंगे और आपके चोल में क्या होंगे? चोल में आएगा आपका द्रविड़ और पल्लव में जाएगा क्या? वेसर। और वहाँ पर कुछ प्रमुख क्या बनेंगे? साइट बनेंगे, जगह बनेंगे, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, पट्टादकल, और ये सारे के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। 4 मार्क्स में सीधा बोल देगा महाबलीपुरम के बारे में, 4 मार्क्स में लिखिए, समझ आ रहा है? तो उसको ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ना है हिस्ट्री को। साथ ही साथ चोल के साथ साथ आपका क्या था? चोल में थोड़ा सा ध्यान रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे पहली बार देखने को मिला, ग्रामीण स्वशासन या आपका क्षेत्रीय स्वशासन, ठीक है, उसको ध्यान रखना। चेंजेस को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात पहले वो मौर्य में किया और कहीं नहीं किया है, बाकी किसी का नहीं मांग रहा है, इवन गुप्ता में भी नहीं लिखा है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। बताओ, देखो सिलेबस को अच्छे से, गुप्ता में एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो लिखता ना, लेकिन वहाँ क्या किया? खाली खाली कल्चर पे फोकस किया है। उसके बाद सीधा आता आपका क्या? मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो और मिडिवल में सल्तनत, मुगल पीरियड, वो पूरा पीरियड ही पूछ लिया है। अब यहाँ पर देखो अलग से आर्ट आर्किटेक्चर ने उसे पूरा का पूरा पीरियड ही दे दिया, मतलब आपको दिल्ली सल्तनत मुगल को पूरा ही पढ़ना है। राजाओं को भी पढ़ेंगे, उनके प्रशासनिक सुधार को भी पढ़ेंगे, उनके प्रशासन को भी देखेंगे जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्ट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसको भी देखेंगे। क्लियर है? हाँ, मुगल्स पे वगैरह पे क्वेश्चन है, वहाँ कहाँ तक क्वेश्चन है देखेंगे आप लोग एक बार। मुगल या दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन है कोई? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन होगा मेरे ख्याल से एक, तो खून और लौह की नीति, बलबन, उसमें देखो ना लिखा है क्वेश्चन पे। हाँ, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, वो तो 2-2 मार्क्स 4-4 मार्क्स के लिए दिया है ना। बड़े क्वेश्चन है वहाँ पे? अच्छा, बड़े क्वेश्चन दिए ही नहीं थे, ठीक है ठीक है। तो पहली बात तो अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म को लिखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी, उसको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा लिखेंगे फिरोशा तुगलक। फिरोशा तुगलक, इसकी जो आपकी क्या है, देखो फिरोशा तुगलक भले कि जो मुस्लिम उलेमाज हैं उनके चक्कर में फंस गया, वो उसको नियंत्रित कर रहे थे, ठीक है, पर उसी समय उसने क्या किया? बहुत ज़्यादा सेवा भाव कैसे काम किया, ठीक है, ऑर्फेंस का मदद करना, जो महिलाएं हैं उनके बारे में सुरक्षा करना। तो कहीं ना कहीं पता है कि फिरोशा तुगलक के सामाजिक सुधार, अब यहाँ लड़ाई नहीं कराना है कि दिल्ली सल्तनत आ गया तो मतलब ये मुसलमान खराब हैं, जो एक अलग तरह का हिस्ट्री चल रहा है। एक ने पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया था कि शेर का खाल किसने खींच लिया, ये कौन सा क्वेश्चन था, किस एग्जाम में आया था? तो क्या है कि इनको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है, शुरू से ये चल रहा है, तो उस भावनाओं में नहीं घुसकर हमको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, कि वो बाद में क्रिटिसाइज करो, आपका एक व्यू होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका कहाँ तक पूछे? फिरोशा तुगलक। फिरोशा तुगलक के बाद वो एक साथ लूँगा लास्ट पूरा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा का महत्व पूछा है, वो तो पूरा है, वो तो एक इंडियन हिस्ट्री है कंप्लीट, वो क्वेश्चन को भी कराते हैं आपको। उत्तर पश्चिमी सीमा जो है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस,
इसका क्या महत्व है, यही पूछ रहे हो ना कि ये वाला जो पार्ट है इसका भारत के इतिहास में क्या महत्व था। तो यही तो पूरा भारत का इतिहास है। आ रहे समझ सौरभ, कैसे होगा? देखो जब जब ये कमज़ोर हुआ यहाँ पर केंद्र की सत्ता बदल गई, और जब जब ये स्ट्रांग हुआ तो क्या हुआ, यहाँ डेवलपमेंट हुआ। जब ये पोरस हुआ तो लोग यहाँ पर आए, एक भारत में कुछ चीज़ों का परिवर्तन हुआ, फिर ये इसको क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। तो यहीं से सत्ता कंट्रोल हो रहा था पूरा, और इतना कंट्रोलिंग कि आज भी सत्ता यहीं से कंट्रोल हो रही है। आज भी देखो तो यहीं से हो रही है। वो चाइना एंगल एक अलग है कि वो चाइना यहाँ से अटैक कर रहा है, पर इंडिया को कहीं भी घेरते हैं तो इंडिया पाकिस्तान मुद्दे में ही घेरते हैं। जम्मू कश्मीर ही सबसे बड़ा इशू बन के रह गया। तो ये तो जब तक भारत है ये रहेगा। इसीलिए हिमालय इसका सॉल्यूशन खोजा है खुद। और क्या है सॉल्यूशन, कि प्लेट टेक्टोनिक से वो नीचे जा रहे हैं, तो रोज़ 5-5 सेंटीमीटर जाते हैं। तो बोले कि पूरे ही चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं सुलझेगा। ये भी एक सच्चाई है इंडियन मासलैंड की, ठीक है। तो खैर हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट की ये भी एक सच्चाई है कि ये क्या होगा, धीरे धीरे अंदर चला जाएगा यूरेशियन प्लेट के, और इंडिया का एक समय मैप ही नहीं होगा, ठीक है। बिलासपुर यहाँ पर खोज रहे हैं रूम, तो फिर क्या मतलब है, इंडिया ही नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या है, किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। पढ़ाऊंगा इसको मैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अलेक्जेंडर भी यहीं से आ रहा था, और अलेक्जेंडर जब यहाँ से आ रहा था तभी कहीं एक पहली बार भावना है कि इंडिया को यूनिफाइड करना पड़ेगा, भले कि उसके चाणक्य के मन में है, नहीं तो वो क्या करेगा, पूरे इंडिया को बर्बाद कर सकते हैं। वो था। फिर यहीं से क्या होते, कुषाण वगैरह इधर से ही आ रहे हैं। तक्षशिला पहली बार यूनिवर्सिटी बना। जो हम लोग पहला लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पाली, प्राकृत और खरोस्ती, वो इधर से आया था। जब अशोक ने अपने स्तंभ में लिखा तो वो स्तंभ का पूरा यहाँ आर्किमिडीशियन बोलते हैं, वहाँ से लिया था कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अभी प्री में नहीं पढ़े हुए सब चीज़ें, अभी यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी हिस्ट्री जो नहीं पढ़े उसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह इंडिया का, इवन आज भी है। अभी भी देखो कि जो क्या हो रहा है, एक फार्मर रिवोल्ट चल रहा है, तो रेहाना, अभी टूल किट चल रहा है नया, ग्रेटा थुनबर्ग, पर सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट। यहीं पर है खालिस्तान। तो इंडिया में जब भी बहुत बड़ा मास कुछ होता है तो ये ही रहता है रीज़न, चाहे वो फिर कारगिल विजय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में पोखरण भी वहीं करा दिए इसलिए, लेकिन चलो बम भी हम वहीं फोड़ेंगे, सॉरी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए उसको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ताकि आपका एक व्यू खुल जाए। उसके बाद तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर जरूर लिख जाओगे। इसके बाद कहाँ पहुँचे थे आप लोग? अच्छा, फिरोज शाह तुगलक हुआ था लास्ट। फिरोज शाह तुगलक के बाद आगे अच्छा देखो, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर आपको उसके स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं पता तो क्या होता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि उसके बारे में ही नहीं पता है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, इसको समझाना है, राजा की मृत्यु पर प्रजा खुश थी, नहीं सॉरी, राजा की मृत्यु पर प्रजा को राजा से आज़ादी मिली थी और राजा को प्रजा से। किसने कहा है? बर्नी ने कहा है। किसके लिए कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना, जो बहुत फेमस कोटेशन है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि बर्नी का जो ये स्टेटमेंट है, या तो इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे दूसरे तरीके से बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके जितने भी सुधार हैं उन सुधारों पे चर्चा करें। डिस्कस अबाउट द वेरियस रिफॉर्म मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन अगर इस नेचर में आएगा तो खत्म कहाँ पे होगा? इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो 10 नंबर पे, तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? बर्नी का वो स्टेटमेंट इसका खत्म होगा। यही है कि खेलना आना चाहिए, बस कुछ नया नहीं है ना, हिस्ट्री तो वही रहेगा, सब तो वही रहेंगे, बस खेलना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में किसको कहाँ रखना है। पूरा आप बताओगे ये रिफॉर्म किया, और इन सारे सुधार जो विफल हुए इसको देखते हुए बर्नी ने कहा कि इस तरह से। तो कंक्लूजन ये क्वेश्चन खुद दे रहा है, और अदर वे हमने कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक तक हो गया ना। इसके चलो मुगल पे थोड़ा एंटर करते हैं। मुगल पे एंटर करेंगे तो मुगल पे आपको देखो बाबर से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, उसको नहीं जाना है। सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन लेकर जा सकते हैं वो है शेर शाह सूरी।
जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना सकता है आपका यहाँ पर वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार और साथ ही साथ उनके क्या है जो आर्थिक सुधार उसने क्या, सो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है, फिर उसने रोड बनवाया, नए नए डिपार्टमेंट्स किए, लैंड मेजरमेंट स्टार्ट कराया। शेरशाह सूरी के बाद अकबर। तो अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ना है तो क्या है, धार्मिक, रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ अकबर, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ऑफ अकबर। अकबर के धार्मिक और सामाजिक सुधार पे चर्चा करें या उनके बारे में बताएं। इंडो सार्सेनिक लिखेंगे, इंडो सार्सेनिक कला से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो सार्सेनिक आर्ट फॉर्म और आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म। तीन चार आर्ट फॉर्म है, गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, लिख लेंगे अलग से, गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती, नोट करते जाइए 1-1 पॉइंट करके, गंधार, मथुरा, अमरावती। गंधार को और भी क्या बोलते हैं, इंडो हेलेनिस्टिक या इंडो गोथिक, नहीं सॉरी गोथिक तो आपका ब्रिटिशर्स के टाइम पे है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंडो सार्सेनिक। ठीक है, इंडो सार्सेनिक, सार्सेनिक ये किसको बोलते हैं आपका, मुगल और दिल्ली सल्तनत के समय। ठीक है, तो देखो ये क्या है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब टॉपिक को मैं डिकोड कर दिया हूं आपके लिए। अब इतने टॉपिक का ही अगर आप नोट्स बना लेते हैं, मेहनत लगेगा, 50 पेज खींचेगा ये चीज़, और वो 50 पेज आपका मेंस का नोट्स हो जाएगा, सफिशिएंट नोट्स है। उसके बाद जो आंसर करेंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना। समझ आ रहा है सिलेबस के अंदर हिडन क्या था मुकेश, कि क्या चीज़ें रह गई थी अंदर छुपी हुई। ऐसे सिलेबस को पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, फिर से प्री पढ़ लोगे, प्री की किताब उठाओगे तो वही लिखा रहेगा सेम टू सेम, पर अंदर हमको किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है मेंस पे और प्री पे, वो यहीं से अलग होता है। ठीक है, बाकी तो फिर देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा अरे अब ये बचा हुआ है। ठीक, विजयनगर भक्तिज़म सूफिज़म, ये तो एकदम आप मानो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, उसमें अक्सर आपके असाइनमेंट में भी होना चाहिए, भक्ति और सूफीवाद का भारत के कला संस्कृति में क्या योगदान है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्तिज्म एंड सूफिज्म इन द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3, 15 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन, 15 मार्क्स थर्ड क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में नहीं है क्या, 15 मार्क्स में थर्ड क्वेश्चन देखो, नहीं है, देखना सौरभ, बताना। ठीक है, प्रिंट नहीं होगा पर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी तो ठीक है ना, उसको 2 मार्क्स में लिख लो। अब आपके ऊपर है, वो तभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, बाकी उसको 15 में लिखोगे तो क्या होगा कि अच्छे से हो जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन से ही भक्ति सूफी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, एक मिनट, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेज, अच्छा जो क्षेत्रीय भाषा में जो अलग अलग लिटरेचर का विकास हुआ, तो वही है भक्ति सूफी के अंदर ही होता है, इसका अलग अलग भाषाएं पे टूटेगा, विभाजन होगा। फिर विजयनगर और जो आपका क्या है, तो बहामनी तो उसमें दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन विजयनगर है। और विजयनगर से उसने क्या पूछा था, देखो विजयनगर से 2 बार क्वेश्चन पूछा, एक तो पूछा था विजयनगर स्थापत्य के बारे में, मंदिर कला के बारे में, और एक बार फिर पूछा विजयनगर के उस समय वहाँ का समाज कैसा था। तो जितने भी साम्राज्य को पढ़ोगे, जितने भी किंग्स को पढ़ोगे, किंगडम्स को पढ़ोगे, वहाँ पर उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटी, ये तीनों को अलग अलग सेक्शन वाइज पढ़ना है। उनके सोशल भी हमको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या था, वुमेन्स का कंडीशन कैसा है। जब देखो समाज पूछ लेगा कहीं भी, जैसे कल्चर मैंने बताया, कल्चर पूछ लिया तो आप इसको ऐसे खोलना है, अगर वही पूछता है कि वहाँ का समाज कैसा था, तो समाज में आप क्या क्या हेडिंग बना के निकालोगे बाहर, आंसर लिखेंगे तो किसी भी
काल में, जैसे हम बोले गुप्ता समाज के बारे में पूछते हैं, या आप पूछते हैं मुगल के टाइम पे सामाजिक विकास कैसा या समाज कैसा था, तो इसमें आप क्या क्या चीज़ को लिखोगे? समाज के बारे में जब बात करना है तो पहले किस तरह का समाज था, टाइप। तो भारत में सबके सब क्या है, पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल, वहाँ से ही स्टार्ट होगा, पहला लाइन तो ये लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था, और इसमें जाएंगे कि वो है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद वुमेन्स, पोजीशन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दशा, पोजीशन ऑफ वुमेन, और देखो ये जो चीज़ है ना, ये धर्म, ये दोनों जगह आता है। यहाँ पर धर्म जो कल्चर में किस तरह से डेवलप करता है, समाज में भी धर्म का एक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिलीजन दोनों जगह पे। ये क्या हो रहा है, ये साइड हेडिंग बन रहा है आप लोग का। कभी आंसर लिखोगे तो ये साइड हेडिंग बनेंगे सारे, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तोड़ के देखेंगे चीज़ों को कि हम और क्या ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि शुरू में जब हम पढ़े थे न्यूलिथिक कल्चर, वहाँ पर समाज पूछ रहे तो वहाँ लिख रहे हैं कि पहली बार वहाँ पर साथ में रहना चालू किया। अब यहाँ नहीं लिखेंगे ना सेटल्ड लाइफ, तो और कहाँ जाएंगे, सेटल्ड ही रहेंगे, तो इनमें नहीं लिखना है, क्लियर है। तो ध्यान रखना कि ये 4-5 जो हेड पॉइंट्स है, इनको आपके आंसर में ये दिखने ही चाहिए, और यहीं से आपका क्या होगा, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और आंसर्स भी बहुत अच्छे से आप इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, बाकी सब्जेक्ट में अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, वो भी लेकर चलूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो विजयनगर में वो 2 क्वेश्चन दिखे थे, और उसी के आसपास ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। मराठा, देखो मराठा में नहीं लिखा है समाज, राइज ऑफ मराठा, राइज ऑफ मगध पहले हम देखे थे, उनका उद्गम कैसे हुआ, तो ये भी क्या है, राइज ऑफ मराठा। और मराठाओं का राइज पूछ रहा है, मतलब शिवाजी, सबसे इंपॉर्टेंट शिवाजी। तो अष्टप्रधान, वो तीनों को तो एकदम रट जाना है, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और नवरत्न। 2 बार नवरत्न हुए भारतीय इतिहास में, 2 बार नवरत्न हुए हैं, चंद्रगुप्त II और अकबर। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, और अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC में, या तो वो अष्टप्रधान में से एक को उठा के पूछते हैं 2 नंबर में, सुमंत के बारे में बताइए, पंडिता राव के बारे में बताएं, ठीक है, वो पूछते ही पूछते हैं, तो उसको छोड़ना ही नहीं है हमको। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यूरोपियन साम्राज्य वगैरह का उसका है, उसको चलो अपन अलग से मॉडर्न में कवर करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न का जो सिलेबस है उसको देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसलिए बताया जो टॉपिक आप पढ़ते नहीं, क्योंकि कभी भी कम्युनलिज्म नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने वो एक क्वेश्चन लिखवा दिया, 2 नेशन थ्योरी, अलग से टॉपिक है, देखो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, 2 नेशन थ्योरी वही है, सांप्रदायिकता वहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो वो सीधा सीधा उसी क्वेश्चन हम कवर कर जाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक का एक एक 2-2 क्वेश्चन बताया है, इन क्वेश्चंस को हम लिखेंगे, एक सही फॉर्मेट में जाएंगे, और इसी क्वेश्चन के आंसर भी अगर आपको याद रह गए तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, मेंस का आंसर आप लिख पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये तो होता है सिलेबस को पहले समझना था, जो इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग ने यहाँ पर भी डिकोड किया है, ठीक है। इस वीक का टेस्ट को नेक्स्ट वीक लेंगे, और पूरा का पूरा क्लास को ही नेक्स्ट वीक शिफ्ट किया गया है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, 1-2 आप लोग का व्यू देखते हैं कि कितने ब्रॉड हैं, आप लोग कहाँ तक हिस्ट्री को पढ़े हैं और कितना हिस्ट्री को जान रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लोग सबको ही आप लोग आंसर लिखेंगे, जनरल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर यही क्वेश्चन देता हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को पता भी चले कि क्या हो रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कला और संस्कृति के विकास में, भारत में कला और संस्कृति के विकास में बुद्धिज्म और बौद्ध की भूमिका बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ और एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हो जाएगा, करिए, ट्राई करिए, देखते हैं। यूट्यूब वाले आप भी लोग भी ट्राई करिए,
ठीक है, वेट नहीं करना, आप भी लिखो। ओके, अच्छा, ठीक है। देखो ये होता है कि ऑर्गेनाइज नहीं होना। दो पार्ट था, ठीक है। एक तरफ आपका आर्ट आर्किटेक्चर था और दूसरा पार्ट क्या था? कल्चर। पहली बात तो क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ये क्वेश्चन के दो पार्ट थे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है लिखने को, उसमें बहुत कम है लिखने को, पर हमारे पास लाइन उतनी होंगी और दोनों चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड करना है। 8 to 10 लाइन्स, 12 लाइन्स में सब कुछ लिखना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी, कल्चर भी, और दोनों को इक्वली वेटेज देना है। कभी भी क्वेश्चन के अगर दो पार्ट है तो एक को मत लिख कर आ जाना। एक को आप कितना भी लिख लो वो आधा मार्क्स से मिलेगा, क्योंकि दो पार्ट है क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहली बात तो हेड पॉइंट्स देखते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे पहले क्या हुआ है? स्कल्पचर्स मेकिंग, मूर्तिकला। मूर्तिकला से स्टार्ट हुआ स्कल्पचर्स, और यहाँ पर क्या हुआ? 3 स्कूल बने, गंधार, मथुरा, अमरावती, बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो क्या लिखते हैं कि मूर्तिकला का प्रारंभ हुआ? ऐसा नहीं लिखना था। यहाँ क्या था? बुद्ध बिकम द थीम, इनका विषय वस्तु थे। भारत में मूर्तिकला के सबसे पहले विषय वस्तु ही बुद्ध बने। और किन कलाओं में ये विषय वस्तु बन के रहे? गंधार में भी, मथुरा में भी और अमरावती में भी। अभी वहाँ तक नहीं जाना था, घुंघरालू बाल तक। ये क्वेश्चन की डिमांड अलग थी। मैं अगर खाली गंधार पूछूंगा तो वहाँ पर आप पूरा बताओगे, ठीक है। तो पहली बात तो कि कहाँ पर वो विषय वस्तु बने। इसके बाद स्थापत्य में देखते हैं, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। और स्थापत्य में यहाँ पर क्या दिख रहा था? स्तूप, चैत्य, विहार, ठीक है। रॉक कट केव्स बनने स्टार्ट हुए, क्लियर है। पेंटिंग, अतीश दीपांकर, थंका बुद्धिज्म, मंडल डायग्राम पढ़ाया ना, क्लासेस में पढ़े हो ना सब चीज़ें। कि याद कब आएगा? एग्जाम के बाद याद आएगा तो कोई मतलब नहीं है ना इसका। पेंटिंग में क्या था? मंडला डायग्राम। ठीक है, तो ये तो था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। कल्चर, बुद्धिज्म कल्चर में सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंडिया में, अगर बुद्धिज्म के थ्रू कल्चर में देखोगे तो धर्म तो आ रहा है, पर सबसे पहले कहीं पर बुद्धिज्म रिलेटेड स्टडी के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्टडी को कितना प्रमोट किया गया? सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाए गए। तक्षशिला, ठीक है, तो तक्षशिला बना, फिर उसके बाद क्या बना? नालंदा। नालंदा भी ठीक है, वो स्वर्गीय क्या से चेंज कर दिया, छत्तीसगढ़ वाला नालंदा चेंज हुआ है, मेन तो वही है। तो इतना सुंदर लाइब्रेरी बना, वर्ल्ड में फेमस हुआ, इतना प्यारा सा ऑक्सीजोन था नालंदा परिसर रायपुर। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत, ऐसे कुछ नाम है क्या? नहीं, मैं लीडर लोग का नाम वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद तो जब पढ़ रहे हो वहाँ पर घर से फ़ोन आया, बेटा कहाँ है? मैं स्वर्गीय बिसाहू दास, बेटा महादेव प्रसाद पांडे में बैठा हूँ। पड़ोसी हैं कि पीछे मोहल्ले में रहते हैं? नहीं नहीं, ये फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। रहने देते नालंदा परिसर, इतना बढ़िया नाम था। पता नहीं, ठीक है हमारा नहीं है, लेकिन उसको यही रखेंगे। लोकल लीडर्स पे चेंज करो, लेकिन इतना भी मत करो, ठीक है यार। चलो, नाम परिवर्तन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कल्चर, कल्चर में क्या है अपना? पहली बात तो यहाँ पर धर्म, रिलीजन डेवलपमेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है? समाज का भी विकास हो रहा है। कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी समाज, ऑर्थोडॉक्सियल सिस्टम में जो जी रहे थे, जो क्या कहते हैं,
मंत्र तंत्र और ये सब विद्याओं से उनको बाहर लाकर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, पहली बात तो रिलीजन का डेवलपमेंट, और समाज में अगर देखेंगे सोशल, तो जो समाज है आपका क्या है, 4 उसमें बटा हुआ था मतलब का ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को इग्नोर किया और उतना ही अधिकार सबको दिलवाया, इसलिए तो इसके पीछे गए। गौ संरक्षण, गौवधनी, ये सब जो चीज़ें थी इनका ही कॉन्सेप्ट है ना, अहिंसा वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आनी स्टार्ट हुई। फिर एक नए तरह का दर्शन का यहाँ पर से डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पर हम लोग क्या किए, एक मध्यम मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना चेंजेस हुआ थॉट्स पे, तो फिलोसफिकल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट किया। तो सामाजिक डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर धर्म का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर फिलोसफी डेवलपमेंट हुआ। एक लाइन तो लिख सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि फिलोसफी का पेपर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो समाज धर्म का तो हो ही रहा है, पॉइंट्स तो आप लोगों के पास, सबके पास है, पढ़े हो तो डेफिनेटली पता है कि यहाँ पर क्या लिखना अंदर, लेकिन उस साइड हेडिंग कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। समाज को हो गया, यहाँ पर फिलॉसफी, फिर मैंने आपको क्या बताया, कहाँ जाना है आपको, महिलाओं की दशा में जाते थे आप, यहाँ पर समाज में, समाज के अंदर भी आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। इसके अंदर पोजीशन ऑफ वुमेन, इन लोगों ने अधिकार दिया। गौतम बुद्ध ने खुद क्या किया, अपनी जो स्टेप मदर थी उनको क्या किया, अपने संघ में प्रवेश दिलाया, जा सकते थे ना वहाँ पे। फिर यहाँ पर रिलीजन आपका क्या होता है, लिटरेचर डेवलपमेंट देखने को मिला, सबसे इंपॉर्टेंट जातक स्टोरी, इसके साथ साथ धर्म ग्रंथ लिखे गए इनके खुद के। फिर प्रचार और किस तरह से विस्तार करना है अपने मैसेज का, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिए, जिसको आगे के दार्शनिक लोग सीखे और क्या किए, भारत में लेकर गए। इसी के कारण शंकर को क्या क्या आ गया, क्रिप्टो बुद्धिस्ट। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना, तो बुद्ध ने क्या किया, कैसे प्रचार किया वो सिखाया, कि अपने से हर लोगों तक कैसे पहुंचाना है चीज़ों को, समझ आ रहा है। तो यहाँ से कल्चरल डेवलपमेंट को समझना। ये देखो अब इतने पॉइंट के साथ, अब इस पॉइंट्स को आप लिखोगे, इसमें एग्जाम्पल दोगे, स्तूप लिखोगे कि सांची में स्तूप है, तो ये सारा चीज़ करोगे तो आपका 15 मार्क्स में देखो अपने कितने इन्फॉर्मेशन डालें, और जब इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप आंसर लिखोगे तो आंसर फैक्चुअली राइट होगा, मार्क्स मिलेगा। बतौले यहाँ पर कहीं नहीं कर सकते। अच्छा वो भी आपका छूट गया, लिटरेचर, यहाँ पर लिटरेचर ग्रंथों का विकास हुआ था ना, लिटरेचर साहित्य। यहाँ पर और क्या हुआ, लिटरेचर के साथ साथ लिपि, पाली और प्राकृत, तो भाषा का भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। स्क्रिप्ट्स, तो देखो पढ़े सब चीज हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने प्री में पढ़ा या कहीं भी बुक को पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं, पढ़े हर चीज को है। आप बोलोगे अरे हाँ ये तो पता था, हाँ सबको पता होता है, और उस एग्जाम पे उस क्वेश्चन के ऊपर उसकी डिमांड को समझ के कैसे लाना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। छोटे से एरिया में उस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे वो इंपॉर्टेंट है। अब इतने सारे चीज़ मैंने आपको दे दिया, पहले तो था कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तो 8 लाइन में क्या लिखेंगे, अब इतना इन्फॉर्मेशन लिख गया कि क्या को लिखेंगे, 2 चैलेंज है ना, क्या लिखेंगे पता ही नहीं है, अब पता इतना है कि क्या को लिखेंगे। तो ये दोनों चीज को रिजॉल्व करोगे जब एक तीसरा चीज सीखोगे आंसर राइटिंग में, जो मैं क्लास में सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्ट्रक्चर, किसी भी आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, किसी आंसर में कितना लिखना है कितना छुपाना है। नहीं लिखकर भी एग्जामिनर को बताना है कि मेरे को पता था, तूने एग्जाम मेरे को स्पेस कम दिया, गलती आपकी है, और वो एग्जामिनर एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि इन्होंने सारे चीज को प्रेजेंट कर दिया उतने ही शब्दों में। 3-4 तरीका है ना, देखो 2 तरीका है लिखने का। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ इज महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। इसको छोटा कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे, वैसे शिवनाथ है, कई लोग इधर से नहीं सर शिवनाथ है, गलत पढ़ा रहे हैं, अरे भाई फ्री से बाहर निकलो, अभी मेंस में रहो, ठीक है, हो जाता है छोटा मोटा। हाँ इधर बहुत यूट्यूब में थोड़ा सा डर लगता है मेरे को, हाँ बाकी इधर ठीक है, क्लासरूम में तो हो जाता है, ठीक है। हाँ बताओ, ये क्वेश्चन था पिछले बार, एक स्टूडेंट ने भी पूछा कि सर वो इसी लाइन को लिखने में समय चला जा रहा है,
एग्जामिनर को पता है कि आपको महानदी के बारे में पता है, तो आप ये भी तो लिख सकते थे ना, महानदी बस, वहाँ बस हो गया। यहाँ पर या तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट लिख दो या तो लेंथ लिख दो। तो हमको अपनी स्पेस को बचाना है, क्योंकि स्पेस का एक बहुत बड़ा दिक्कत है सीजीपीएससी में, वो 4 लाइन 6 लाइन ही दे रहे हैं। आपके पास जब इतना नॉलेज होगा तो अभी सब चीज़ों को कहाँ पर पिरोगे, कहाँ डालोगे, ये भी एक चैलेंज होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बोलने का तरीका होता है ना, 3-4 तरीके से बोल सकते हैं, तो वो उसको सीखेंगे पहले तो, कि किसी आंसर में हमको कौन से लैंग्वेज को यूज़ करना है और कैसे किसी आंसर को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इसी क्वेश्चन में, जैसे ये लिख रहे हो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिख रहे हो, तो इसमें से देखो ना, आप ये लिख सकते थे ना कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन लिखोगे 1 लाइन तो जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अब उस इंट्रोडक्शन के बाद आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर का साइड हेडिंग बनाते हो, समझ आ रहा है? फिर इनको कहाँ पर, इनको क्या हेडिंग बनाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, एक को आप पिक्टोरियल डिपिक्शन से समझा देते और एक को आप फॉर्मेट पे लिख देते, तो आंसर ब्रेकअप हो जाता और सुंदर दिखता आपका कॉपी। कैसे? कुछ ऐसा। यहां से आप आंसर चालू कर रहे हो, किसका विकास बोल रहे हैं हम लोग, आर्किटेक्चर और कल्चर का। बुद्धिज्म से संबंधित निम्न विकास हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसका निम्न तरह से विकास हुआ। पहले यहां लिखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को पॉइंट्स पे लिख रहे हैं या पिक्टोरियल लिख रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, चलो इसको पिक्टोरियल कर देते हैं। इस 4 पॉइंट में यहां बता देते, चारों में कुछ नहीं करना था, फिर तो आपके लिए आसान हो जाता है। ये स्कल्पचर्स, मूर्ति मेकिंग, गंधार और ये आर्ट बना, लिख देते एग्जाम्पल में सुल्तानगंज बुद्ध जो मिले उनकी स्टैचू, तो ये हो गया। इसके बाद भी आपके पास क्या बच रहे हैं, ये 5 लाइन अभी भी बचे हैं और 5 लाइन में आपने उसको समझा दिया है। फिर कल्चर, और कल्चर में क्या करते, यहाँ पर पॉइंट्स पे 1, 2, 3 पे लिख के लास्ट में 1 लाइन में कंक्लूड कर देते। तो ये आंसर ज़्यादा रीडेबल है या जो आप लिख रहे हो वो रीडेबल है, इसको पढ़ने में आसान जाएगा। एक एग्जामिनर को क्या चाहिए कि भाई तुम्हारे कीवर्ड्स दिखने चाहिए, हेड पॉइंट्स होने चाहिए एग्जाम पे। अब आप ये देख रहे हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, यहाँ दिख रहा है स्तूप, हाँ एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी सब कुछ है, तो उसको एकदम पैराग्राफ रीड करते करते पागल हो जाता है वो भी, तो बोलेगा एवरेज मार्क दे दो। पर यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये भी हेडिंग में लिखा है, ये भी हेडिंग दिख रहा है, सारे हेड पॉइंट्स अलग से दिख रहे हैं, तो आपने क्या किया, आंसर को प्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो यही था कितना, अब इसको ऐसे लिखने जाओगे आपको लगेगा कि इसको कैसे लिख पाएंगे 10 लाइन पे, पर ये देखो 10 लाइन पे कुछ ऐसे लिखा जाएगा। चेंज भी कर सकते हो ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को नॉर्मल लिख दो, इसको पॉइंट में लिख लो, पर कहीं ना कहीं आपको ये फ्लो डायग्राम, ये पिक्टोरियल फॉर्म, फ्लो चार्ट्स, इसका इस्तेमाल करना सीखना है। और बहुत लोग बोलेंगे नहीं होता, लेकिन होगा। हम जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के दिन तो वो पहले से हमको पता होगा। अरे तो लिखना शुरू नहीं कर देना है, तो सोचना है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं तो लिखना चालू कर दोगे फिर क्या होगा, आधे क्वेश्चन का बोलोगे यार स्पेस ही नहीं बचा, मेरे को पता है मैं कहाँ लिखूँ, और नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा रहेगा। बात ये हो जाता है ना, उसमें क्वेश्चन लिख के देते हैं, ऐसा ब्लैंक शीट देते तो बात अलग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से इसको सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये प्रेजेंटेशन को सीखना है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरिंग को सीखेंगे, साथ ही साथ फैक्चुअली कितना करेक्ट लिखना है, चीज़ों को गलत नहीं जाना है, जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही लिख कर आएंगे, बेवजह की एक नई हिस्ट्री नहीं क्रिएट करना है एग्जाम के ऊपर। कल एक ने ब्लफ किया, कल्याण मंडप क्या होता है पूछे तो बोला कि शादी ब्याह में जो मंडप बनाया जाता है उसको कल्याण मंडप बोलते हैं, क्योंकि जीवन का कल्याण वहीं से होता है। अरे विजयनगर के मंदिर स्थापत्य में एक कला सभ्यता को आगे चढ़ाने के लिए कल्याण मंडप बनाया गया है, शादी ब्याह के लिए नहीं है वो। कि मंदिर में कभी जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो गर्भगृह से भगवान को लाकर वहाँ रखते हैं कि बहुत लोग मंदिर में एकत्रित ना हो और उस जगह पे उसको सब देख पाएँ, उसके लिए बनाया गया है कल्याण मंडप। ये पूछा गया क्वेश्चन, और मैं ऐसे अपनी तरह से नहीं पूछ रहा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि करना क्या है एग्जाम पे और किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसलिए अभी लास्ट डे आप आए नहीं थे, ठीक है, तो आप ज्योग्राफी का ऑनलाइन देख लिए थे, 2 दिन पहले। 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 2
ज्योग्राफी का मैंने कराया है, वो ऑनलाइन लेना। मुकेश पृष्ठा वाला है कॉपी, वो फ़ोटो ले लो आप, तो उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, शीट्स वाले जो या तो डिक्टेट किया है मैंने क्वेश्चन सारे, तो वहाँ पर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कल भी संडे को टेस्ट नहीं होगा, तो भी अच्छे से पढ़ लो ज्योग्राफी वगैरह को। नेक्स्ट वीक से टेस्ट स्टार्ट करेंगे, एक वीक टेस्ट को पीछे कर रहे हैं, टेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी को और अच्छे से पढ़ लो एक वीक, ठीक है, क्योंकि कई लोग आए नहीं घर से, अब देखो कल जुड़े हैं, ये तो आज ही आए हैं, तो ये इसमें क्या होगा, 2 बड़े सब्जेक्ट छूट जाएंगे। ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है दोनों मिलाकर, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीक भी आपको दे रहा हूँ, पढ़ लो इसको अच्छे से, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लेंगे। इसको बंद कर देना एक बार पहले से। बाय बाय, थैंक यू, उसको बंद कर दो।